ये सर ये तो गैसियस स्टेट में था सर, काइनेटिक थ्योरी। हाँ वही गैसेस स्टेट वही। यस बेटा, बट थर्मोडायनेमिक्स नाम से आता है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये पढ़ लिया आपने? तो यस सर, गैसियस वाले में हमने कर लिया है, गैसियस स्टेट में ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा हाँ चल रहा है। ओके बाकी वो आरएमएस स्पीड एंड वो सब हो गया। हो गया ना? हाँ ओके तो बेटा प्रेशर और वो सब चीज आपको पता है? प्रेशर चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ ना प्रॉपर। सर, या सब पता है, पर एक बार समराइज करके ये रिवाइज कर वही दे बोल तो रहा हूँ अच्छा बेटा। रहेगा। सर Yes, आपने बेटा, क्या वही क्या पढ़ा है अभी तक? मैंने तो अभी जस्ट शुरू किया है, मतलब ये शुरू कर रहा हूँ अभी, है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बेसिकली थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है? क्लियर? सर ये थर्मल फिजिक्स फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आता है? बेटा ये थर्मल फिजिक्स खुद एक ब्रांच है। देखो होता क्या है, जो फिजिक्स है ना अपनी, उसमें सबसे पहले आ रहा है मैकेनिक्स, ठीक है? मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का एक पार्ट हमने किया है जिसको रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी वेव ऑप्टिक्स और वो सब बाकी है, ठीक है? और यस सर। मॉडर्न फिजिक्स सबसे लास्ट में आएगा। और ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th क्लास के स्टार्टिंग में आएगा। और ये जो है पार्ट सर बेटा, रे ऑप्टिक्स भी लाइट का ये वेव नेचर में हम लोग पढ़े थे ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में। हाँ बेटा, तो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ वो आगे आएगा बेटा, वो आगे आएगा, ठीक है ना? अभी नहीं है, आगे आएगा, ठीक है? मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स जब अच्छा आप करेंगे ना तब आएगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि नाम में वेव ऑप्टिक्स है तो मेरे को लगा कि उसमें पार्टिकल। हाँ तो वो आपके 12th क्लास में आएगा, ठीक है ना? यस। या तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स आपका हो गया है क्या? नहीं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स नो सर। नो सर। नो ना? नो सर। हाँ तो वो आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद ही वेव ऑप्टिक्स हो सकता है, इसीलिए वेव ऑप्टिक्स को पहले नहीं लिया है, ठीक है? पहले ऑसिलेशंस एंड वेव्स, एसएचएम, वो सब होगा। तो बेटा अभी हम लोग थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? तो बेसिकली आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा, बट मतलब बहुत ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, बट इजी है यदि ढंग से समझ लिया जाए तो, ठीक है? अच्छे से सीख लोगे तो इजी लगेगा। गॉट इट? ये तो बेटा मैंने पहले से किसी बैच को पढ़ाया था तो उसके नोट्स हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी थ्योरी है तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो टाइम सेव हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी, है ना? तो आप डायरेक्टली हेडिंग डाल दो बेटा, आप चाहे तो एक पेज पर पूरे पर आप लिख लो थर्मल फिजिक्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉट इट? तो लिख लो सब लोग पहले। हाँ जी। सर थर्मल फिजिक्स में भी कुछ लिखना है? नहीं बेटा, थर्मल फिजिक्स एक सेक्शन है फिजिक्स का जो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? मतलब यहाँ से अपनी थर्मल फिजिक्स Understood. स्टार्ट हो रही है। गॉट इट? सर लेकिन थर्मल फिजिक्स का ये अकेला एक चैप्टर है ना सर? हाँ बेटा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1 और 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर आएगा आपका कैलोरीमेट्री, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, फिर थर्मल एक्सपेंशन, लास्ट में हीट ट्रांसफर। समझ रहे हो? सर मेरे को एक डाउट पूछना है। हाँ पूछ लो। सर ये जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम केमिस्ट्री के इनिशियल स्टेज में कंप्लीट कर हाँ चुके जी, थे। तो फिर जब यस क्वेश्चन बेटा। आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि फिजिक्स का है कि और थर्मल ये बेटा वो फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स के का भी क्वेश्चन ये का आ टाइप जाएगा? अलग ही रहता है ना? फिजिक्स के क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग ही रहता है, ठीक है? ओके। ओके और सर, एक तो और बात ये है बेटा कि आपके वहां पर डिफरेंशिएट कर लिखा पाएंगे होता ना, है लाइक कि ये फिजिक्स फिजिक्स का कौन सा सेक्शन है, केमिस्ट्री ये कौन सा? केमिस्ट्री का। हेलो, क्या हुआ? यस सर। सर हाँ डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि फिजिक्स कौन सा है, बिल्कुल, केमिस्ट्री कौन सा है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, है ना? कर पाओगे, ठीक है? एनी हाउ आप चाहे फिजिक्स का समझो चाहे केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि फिजिक्स से सॉल्व होगा या केमिस्ट्री से सॉल्व होगा। और एक और बात, थर्मोडायनेमिक्स चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सेम ही है ना?
बस वहां पर साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, यस ठीक है। सर। सर मतलब सर ने हाँ, बोला था कि फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट होगा। सिस्टम के हिसाब से देखते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग यस, सराउंडिंग के हिसाब से देखते हैं। यस बेटा, बिल्कुल, है ना। आप और सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस पार्ट को हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। गॉट इट। हाँ सर, और फिर यस सर। केमिस्ट्री में सर ने बोला था कि सीपी बाई सीवी निकालना भी हम लोग फिजिक्स में सीखे थे, मतलब यस सीखेंगे बेटा, मतलब। यहाँ पर ही सीखोगे आप। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। तो वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलोरीमेट्री में। तो चलिए फटाफट पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग चैप्टर डालिए, चैप्टर की हेडिंग डालिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। 2 क्लासेस के अंदर हमें ये पूरी तरह से खत्म करना है, तो जल्दी से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर, ऊपर वाला हेडिंग क्या था? बेटा वो थर्मल फिजिक्स या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यस सर। हाँ जी। तो ये पूरा सेक्शन जो है बेटा, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। और इसको यदि आप जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच लेते हो या सिविल लेते हो तो बेटा आपको और ज्यादा डिटेल्स में आएगा इंजीनियरिंग में, है ना। तो यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर की हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो आपने चैप्टर की हेडिंग लिखी बेटा। यस सर। यस या सर। अब बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ना कोई भी गैस है उसको एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। गैस को हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, सिस्टम, ठीक है। और बेसिकली ये गैसेस के लिए है, और गैसेस में भी आइडियल गैस के लिए है, ओके। समझ पा रहे हो, हमारे सिलेबस में जो सिस्टम है वो आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। तो हमें रियल गैस के बारे में सोचना नहीं है, हमें सिर्फ आइडियल गैस को ही मान के करना है सारे क्वेश्चन को। गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। अब देखिए मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, सॉरी इस कंटेनर के अंदर गैस है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस कंटेनर को एक सिस्टम मानूंगा, यानी कि ये गैस है, दिस इज सिस्टम, ओके। अब इस गैस के अंदर मतलब हम बोलेंगे कि कोई भी गैस है, तो वो गैस कैसे बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। यानी कि हम बोलेंगे कि यदि इसके अंदर CO2 है तो वहां पर CO2 मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। ऑक्सीजन है तो वहां पर क्या होंगे, बहुत सारे O2 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। क्लियर। ऑक्सीजन O, ये एटम है, O एंड O दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल। या तो ये गैस जो है इसके अंदर भरी हुई है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा जो कंटेनर के अंदर गैस है, दिस इज अवर सिस्टम, ओके। अब ये गैस क्या ऐसे ही पड़ी रहती है, नहीं, ये गैस रैंडमली मोशन करती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। तो अब ये गैस जो है बेटा, ये कंटेनर में कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस गैस का प्रेशर क्या है, कंटेनर की वॉल पर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस चीज को अपने को फाइंड करना है, इस चीज को अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और जो गैस मॉलिक्यूल अंदर मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उन गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अपने को यदि फाइंड करनी है तो हम लोगों को कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग? मैं ये नहीं बोल रहा हूं यस कि सर। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू के बारे में एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए, एक आइडिया चाहिए, तो हम लोगों को ये अजम्पशन मानने ही पड़ेंगे। यदि ये अजम्पशन हम कंसीडर नहीं करते हैं तो हम लोग उसके बारे में कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यदि ये नीचे लिखे हुए अजम्पशंस हम लोग यदि कंसीडर करते हैं तो हम गैस के प्रेशर को एक लिमिट तक फाइंड कर पाएंगे, मतलब उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? समझ आया? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द assumptions। तो बेटा सबसे पहले आप लिखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। लिख लीजिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions, ओके। अब एक एक करके मैं assumption, देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है ना,
तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या है वो। ये मैंने 1-2 दिन पहले एक दूसरे बैच को पढ़ाया था, तो इसीलिए ये यहाँ पर है, और इससे हमारा टाइम बच सर जाएगा। ठीक यही है, साल, हाँ बेटा। सर क्या इसी साल आपने पढ़ाया है? बेटा, एक दो दिन पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, ओके सर। या 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था, बाकी ये कहाँ रहेगा, एक सप्ताह में तो मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों। सो सबसे पहला अजम्पशन है बेटा, देखो कोई भी गैस है ना, किसी भी कंटेनर में गैस, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या मानूंगा, बहुत ही छोटा स्फीयर मानूंगा। ठीक है, स्फीयर। और इसको मैं बहुत ही हार्ड स्फीयर कंसीडर करूंगा, मैं मान लूंगा कि इसका शेप डिफॉर्म नहीं होता। ओके, और इसी के साथ साथ मैं इसको इलास्टिक स्फीयर मानूंगा। कैसा? इलास्टिक। बेटा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ लिया ना? यस। सर अभी यस चल सर, रहा है। इलास्टिक कोलिशन। हाँ, तो आप इलास्टिक कोलिजन क्या होती है वो आप समझते हो, राइट? एक ऐसी कोलिजन जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो उनकी एनर्जी में कोई सर लॉस नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। यस बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, और कोलिजन करने पर उनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। सो बेटा देखो, हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे? आइडेंटिकल। सबसे पहले आइडेंटिकल, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जैसे हैं। हार्ड स्फीयर है, मतलब उनका शेप जो है वो स्फेरिकल लेना है और शेप डिफॉर्म नहीं होता है। इसके साथ साथ वो इलास्टिक है, मतलब वो आपस में जब भी कोलाइड करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन ही होगी। गॉट इट? समझ आया? क्लियर? तो बेटा आपको एक बात पता है कि दो पार्टिकल्स यदि इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है यदि उनका मास सेम हो। यस। यस सर। यस यस, तो बस वही चीज यहाँ पर काम आने वाली है। तो सबसे पहला अजम्पशन यही है जो मैंने आपको बोला कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे, हार्ड स्फीयर्स होंगे, और वो पूरी तरह से इलास्टिक होंगे। ठीक है, so this is the first assumption. A gas consists of very large number of molecules. एक गैस में बहुत सारे molecules होते हैं, and these molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres. Okay, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? दे आर सो स्मॉल, मतलब वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत बहुत स्मॉल है कि हम लोग उनको देख ही नहीं पाते ऑब्वियसली। सो दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब आप जब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम देखोगे तो वो कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। गॉट इट? सो दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। समझ रहे हो? यानी कि उस पूरे कंटेनर में जितनी भी गैस है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में यदि आप एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखो तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। करेक्ट? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो ये बेटा फर्स्ट अजम्पशन है, ऐसा मान के चलना है आपको। ओके, ये अजम्पशन आपको कंसीडर करना है यदि आपको काइनेटिक, यदि आप उसको प्रेशर और बाकी चीजों को फाइंड करना चाहते हैं तो लिख लो बेटा फर्स्ट पॉइंट, a gas consists of very large number of molecules. एक गैस बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, and these molecules are identical, perfectly elastic and hard sphere. सर इस चैप्टर के लिए Yes. सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का अच्छे से ही होना चाहिए क्या? बेटा कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ से सब नया है। ठीक है, यहाँ से सब यस नया है, आपको पुरानी चीजें नहीं भी आती है तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो बस वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए बस, है ना? यस सर। क्या? तो ये फर्स्ट पॉइंट आप सब नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ये सारे असम्पशंस आपको मतलब याद रहने चाहिए। इसका रीजन ये है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल, है ना, और उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट belongs to kinetic theory of gases, है ना, या which of the following assumption is not
रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसा लिखा हुआ आ जाए और आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखा है और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। ओके, चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझ में ना आया हो? यस बेटा बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। या सो लेट अस टॉक अबाउट तो स्टेटमेंट नंबर 2। फर्स्ट हाँ वाले में बेटा बोलिए। मतलब एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे गैस से कंपेयर बहुत कम है, लेकिन फिर अ, वो सब जब आ जाते हैं तो मतलब गैस जितना हो हाँ, जाता है। यस बेटा, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके वो गैस बना रहे हैं, है ना? तो आप जब हाँ एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वो गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसका मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, हाँ, तभी बहुत मिक्स। लार्ज नंबर ऑफ या मॉलिक्यूल्स। हाँ यस, ठीक है। और एनी हाउ गैस का वॉल्यूम कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, राइट? करेक्ट। यस सर, यस या तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है ना? यस सर, समझ गए। या तो यदि आप यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह मॉलिक्यूल्स ले लें, है ना, मॉलिक्यूल की जगह मॉलिक्यूल्स ले लें, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पर ब्रैकेट में आप कंटेनर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी ये परफेक्ट है। ओके, समझ में आया? यानी कि आप सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को भी कलेक्टिवली ले लो, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को, और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लो, ठीक है, तो क्या है, कंटेनर के कंपैरिजन में सारे गैस का मॉलिक्यूल्स जो है उनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स, एक पर्टिकुलर स्फीयर को आप ले रहे हो, इतने सारे स्फीयर्स के वॉल्यूम को ऐड कर लो, तो भी वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल ही रहेगा, क्योंकि कंटेनर ठसाठस थोड़ी भरा हुआ है। आर यू गेटिंग? देखो, ये कंटेनर है, तो बेटा इसमें छोटे यस छोटे सर। मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इस तरह से है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरा ठसाठस भरा हुआ है इस तरह से, तो गैस के मॉलिक्यूल हिल ही नहीं पाएंगे, है ना? समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि यदि आप सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम यदि ऐड कर लो, तो भी वो कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही रहेगा। ओके, क्लियर? यस सर। यस। तो बेटा ये अपना फर्स्ट अजम्पशन था, अभी सेकंड अजम्पशन की बात करते हैं। सेकंड अजम्पशन में लिखा है, देखो, मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो कैसे चलता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेटा देखो, एक गैस मॉलिक्यूल है ना, ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है, तो इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी v, और ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, समझ लो। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉन्डरवॉल्स फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ये चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, यस और नो? यस सर। यस। तो बेटा ये मॉलिक्यूल है, लेट से, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा ऐसे चलेगा और यहाँ किसी और मॉलिक्यूल से टकरा गया, तो टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी लेट से इस तरफ हो गई, तो बेटा ये ऐसे चलेगा, यहाँ किसी और से टकरा गया तो अब ये ऐसे चलेगा, फिर किसी और से टकरा गया, फिर किसी और से, इस तरह से क्या होगा, इसकी मोशन जो होगी वो कंप्लीटली रैंडम होगी। समझ में आया? कंप्लीटली रैंडम होगी। तो यहाँ तो मैंने आपको इतना लंबा पाथ दिखाया है, वैसे वो क्या होता है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस के बाद ही किसी और मॉलिक्यूल से टकरा जाता है। आर यू गेटिंग? तो बेटा ये पूरी तरह से रैंडम मोशन करता है, इसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती है, कंप्लीटली रैंडम होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। गॉट इट? ये स्टेटमेंट समझ में आया? ओके बच्चों, सो राइट यस डाउन द सर। सेकंड स्टेटमेंट। हाँ बेटा लिख लो इसको, सेकंड वाले को, यदि नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, वर्टिकल चल रहा है, पूरा रैंडम मोशन है, किसी भी तरफ चल सकता है वो, है ना। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उसकी कोलिजन होती रहती है, हर एक माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में उसकी किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हो जाती है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है।
सो वही यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फिर लिखा है द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। ये मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ जी। बेटा किधर, ऊपर? ऊपर तो कुछ है नहीं ही नहीं। नीचे नीचे नीचे। नीचे, हाँ, थर्ड स्टेटमेंट तो अभी हम डिस्कस करेंगे। करें डिस्कस फर्स्ट टू ओवर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move Yes, to the sir. number 3. These molecules travel in straight line and in free motion most of the time. The time of collision between any two molecule is very small. बेटा ये वही बात है, मैंने अभी आपको बोला था ये मॉलिक्यूल है तो पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में फ्री मोशन कर रहा है। मतलब ये किसी भी फ्री मोशन का मतलब है कि किसी भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स के इफेक्ट में मोशन नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री मोशन है, क्योंकि हमने आइडियल गैस कंसीडर की है और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फ्री मोशन है। फिर यहाँ पर क्या होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, है ना। तो बेटा टकराने के वक्त क्या होता है, एक नेग्लिजिबल टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं है कि उसकी चिपक के रह गया। मतलब टकराते ही इन दोनों मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हो जाएंगी, राइट। अब ये टकराने के बाद इधर चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में किसी से टकराने के बाद, तो मतलब हर एक कोलिजन के बाद ये क्या करता है, टू कोलिजन्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। आर यू गेटिंग? टू consecutive collisions के बीच में we can say it will travel a straight line path. Are you getting? ये बात समझ में आई? ठीक है, और जो कोलिजन का टाइम है वो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्री मोशन में ही ट्रैवल करता है। ठीक है, क्लियर? तो कोलिजन के बाद हम लोग डायरेक्शन का कुछ बोल सकते हैं क्या? बेटा देखो उसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती, ठीक है ना। और पहले वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किस तरफ थी, कैसे क्या थी, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि कोलिजन होती है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, गॉट इट। लेकिन वी कैन नॉट से कि कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबने को बस ये याद रखना है कि टू कोलिजन्स के बीच में एक पार्टिकल जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, और जैसे ही कोलिजन होती है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्री मोशन करता है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, और कोलिजन के बाद उसकी फिर से स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। ठीक है, तो हर एक कोलिजन से उसकी डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन जब भी वो फ्री मोशन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। ओके, और जब वो कोलिजन करता है तो बेटा कोलिजन का टाइम नेग्लिजिबल है। क्लियर? हाँ जी बेटा, Yes, एक sir. बार और समझा देता हूँ, है ना। लेट्स से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला देखो इस तरफ फ्री मोशन कर रहा है, तो ये वाला भी इस तरफ ऐसे फ्री मोशन करके आ रहा है। अब दोनों टकरा गए, तो बेटा जैसे ही दोनों टकरा गए तो ये वाला मॉलिक्यूल इस तरफ आने लगेगा, और बेटा ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये इस तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो देखो कोलिजन से पहले ही क्या चल रहा था, ये स्ट्रेट लाइन में, और ये वाला भी स्ट्रेट लाइन में, और कोलिजन के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई बट अभी भी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये जो मोशन कर रहा था, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा था, ये फ्री मोशन थी, एकदम फ्री मोशन, मतलब बिना किसी अट्रैक्शन फोर्स के इफेक्ट में चल रहे हैं ये, है ना, फ्रीली। और जब ये यहाँ पर टकरा रहे हैं तो बेटा टकराते वक्त इनका जो टाइमिंग है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री मोशन चलते हैं, और जो कोलिजन का टाइम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर? ठीक है, तो जो हमने लिखा है इज वेरी स्मॉल, वो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। नहीं उस बेटा यहाँ पर ऐसा कुछ टाइम पीरियड जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि मतलब उस देखो, इंस्टेंट की बात करें कि वो बहुत हाँ, कम देर में हो जाती है। यस, ओके। ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
so point number 3 done. All of you have noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us talk about point number 4. The collision between the molecules and the walls of the container is perfectly elastic. It means the kinetic energy is conserved after each collision. कहने का मतलब यह है बेटा कि मॉलिक्यूल्स आपस में तो टकराते ही हैं, लेकिन जो कंटेनर की वॉल है, तो बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे, इस वॉल से भी टकरा रहे होंगे, है ना? तो टकराने के बाद ये क्या होता है, रिबाउंड हो जाता है। मतलब जिस वेलोसिटी से कंटेनर की वॉल को ये हिट करेगा, उतने ही मोमेंटम से ये क्या हो जाएगा, वापस रिबाउंड हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग क्लियर दोस्तों? Yes, sir. या तो दैट्स ऑल। तो जितने मोमेंटम से ये वॉल से टकराएगा, उतने ही मोमेंटम से रिबाउंड हो जाएगा, क्योंकि वॉल के साथ भी इलास्टिक कोलिजन ही करता है। तो आपको बस ये बोला गया है इस पॉइंट में कि collision between the molecule and the walls of container is perfectly elastic. ठीक है? तो perfectly elastic है तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, चेंज नहीं होगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है? तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड हियर आफ्टर collision from walls. बेटा पाथ चेंज हो सकता है ना, पाथ चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये वॉल है तो एक पार्टिकल है तो वो इस तरह से आके यदि यहाँ पर टकराया तो फिर वो ऐसे जाएगा ना, तो पाथ विल चेंज। यदि कोई स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो इस तरफ आ रहा है तो वापस ये रिवर्स चला जाएगा, राइट? हम तो सिर्फ उसके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट नंबर 4? किसी को कोई प्रॉब्लम? So collision between molecules and walls of the container is considered as perfectly elastic. It means kinetic energy is conserved after each collision. यानी कि वॉल से collision में kinetic energy का लॉस नहीं होता, और आपस में collision करते हैं तब भी kinetic energy का लॉस नहीं होता। चलिए, नंबर 5, the path traveled by the molecule between two collisions is called mean free path. बेटा दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रैवल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। पाथ ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। देखो बेटा, मतलब रुको, ये क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट रुको, ठीक है, मैं इसको समझाता हूं आपको। बेटा देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसने किसी पार्टिकल से या किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन की और उसके बाद ये चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है, ठीक है। तो बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल से इसने क्या कर ली, कोलिजन कर ली। इसी तरह से अब ये और चलेगा और कोलिजन करता जाएगा, तो बेटा आप दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो ये पाथ ट्रैवल कर रहा है उसको आप मीन फ्री पाथ बोल सकते। यू गेट? बात समझ में आई? यहाँ पर एक कोलिजन हुई, उस कोलिजन के जस्ट बाद ये क्या कर रहा है, ये सीधा सीधा चल रहा है और यहाँ किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड कर दिया। यस, ये टू कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रैवल कर रहा है उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ओके सर एक और बार एक्सप्लेन। बेटा देखो, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो चल रहा है ना, ये चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल से इसने कोलिजन कर ली, तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, इस तरह से चलेगा और यहाँ पर किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन कर लिया और फिर इधर चला गया। बेटा इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में उसने जो पाथ ट्रैवल किया है, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। गॉट इट? यस सर, यस। बस इतनी सी बात है, मतलब टू कोलिजन्स के बीच में पार्टिकल जो भी पाथ ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सर आई बात? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर दोनों ना? बेटा ऐसे जरूरी नहीं है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है कोलिजन, ओके, और कंटेनर से भी हो सकती है, ठीक है। सो फ्री पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा ना? हाँ बेटा, हाँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक है बच्चों। तो देखो वैसे तो एक डेरिवेशन वगैरह होता है, हम लोगों को उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस मेन पार्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ काम नहीं है उस चीज से, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ बेटा। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, पहले पॉइंट नंबर यहाँ पर इसको 6 को नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। सर एक और क्या? पॉइंट भैया। हाँ बेटा, मतलब पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये मीन फ्री पाथ के बारे में आया तो एक फॉर्मूला जो है, जनरली आपको इस पर लाइक ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका कुछ खास यूज नहीं है, इसका कहीं भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ? हाँ सर। हम्म। तो बेटा यहाँ पर यही बोला है कि इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीन फ्री पाथ की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसको बोला गया है कि दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच में जो भी पाथ ट्रैवल होता है वो मीन फ्री पाथ है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग इस तरह की एक ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं या एक सिलेंडर ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ओके। एक सिलेंडर मैंने कंसीडर कर लिया, तो सिलेंडर की डायामीटर यहां से यहां तक की जो डायामीटर है इसको स्मॉल डी ले लिया, ओके। अब क्या हो रहा है बेटा, अब ये अंदर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो एम मास का है, एम मास का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये एम मास का मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, और अंदर जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है गैस की, उसको रॉ ले लेते हैं, उसको हम क्या ले लेते हैं, रॉ। रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो बेटा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसका डेरिवेशन अभी आपको जरूरत नहीं है, आगे इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा तब आप इसको देखिएगा, अभी आपको इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वही आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो m अपॉन √2 पाई टी स्क्वायर इंटू रॉ, ओके। मीन फ्री पाथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो बच्चों, मीन फ्री पाथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। m is what, बोलो बच्चों, मास मास ऑफ ऑफ द द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो इसमें वॉल्यूम का डिपेंडेंसी नहीं होता है? इसमें बेटा वो डेंसिटी आ गई ना, तो डेंसिटी क्या होता है, समझ रहे हो ना, डेंसिटी हाँ इज हाँ मास हाँ बाय सर, वॉल्यूम हाँ ओनली। हाँ मैं उसको उस फॉर्म में लिख दूंगा, डोंट वरी, वॉल्यूम की फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, है ना, डोंट वरी। मतलब वॉल्यूम तो नहीं, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। सर यहाँ लैम्बडा पर का यूनिट मीटर में रहेगा ना? हाँ बेटा, यस, मीटर में रहेगा। इसको हम लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, d फॉर डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और बेटा ये सिलेंडर होता है तभी ये आता है ना, क्यूब के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एक लिमिटेड फॉर्मूला है, आपसे यदि पूछा भी जाएगा तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसमें आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर लिखा होगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ, हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल कंटेनर, कंटेनर, ओके। और यहाँ पर रॉ की बात करें तो रॉ क्या चीज है बेटा, रॉ इज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अभी 6th वाला आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, अभी तक यहाँ पर इसको थोड़ा सा और लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम 6 पॉइंट पर मूव करेंगे, है ना। इतना नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टार मार्क लगा रहा हूँ वो भी 3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, मीन फ्री पाथ का। अब क्या होता है, कई बार ना
आपको प्रेशर दिया होता है लेकिन डेंसिटी नहीं दिया होता। प्रेशर दिया है लेकिन डेंसिटी नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में फिर आपको इस फॉर्मूला की फॉर्म चेंज हो जाती है। आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, we also know we also know ideal gas equation, right? PV is equals to क्या होता है? PV is equals to nRT की जगह हम लिख सकते हैं N K T। ये K क्या है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, इसलिए मैंने KB लिख दिया है यहाँ पर। PV is equals to N KB into T। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आर यू गेटिंग? सर आपने आर क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा आर जो होता है वो पूरी गैस के लिए है, ठीक है। हेलो, हाँ, आप यस आर सर। की फॉर्म में भी उस फॉर्मूला को लिख सकते हो, है ना। आर की फॉर्म में भी उस फॉर्मूला को लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यस, बस उसका अलग हाँ, नोटेशन है। यस यस, वो एक और फॉर्मूला हम लोग आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात So नहीं है, ठीक है ना। Boltzmann constant and universal gas constant same है? नहीं बेटा, वो अलग चीज होती है, ठीक है। so यूनिवर्सल Boltzmann is गैस R कांस्टेंट by आर Na. होता है। हाँ यस, ठीक है ना। तो इस चीज को हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिफरेंट। ओके बच्चों, आगे बढ़े। या तो बेटा इसको मैंने क्या लिख लिया, P इज इक्वल्स टू N अपॉन V, यहाँ पर KB और यहाँ पर आ गया ये T, ठीक है। अब ये N अपॉन V को अपन ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्मॉल n के नीचे एक छोटा सा v डाल सकते हो। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। गेटिंग? ये सर कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? बेटा कैपिटल N डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यस सर। कैपिटल N डिनोट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन V मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर आप लिख सकते हो KB इंटू T। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं KB और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? सर तो केवी आर बाय एवोगाड्रो नंबर है। क्या बेटा? KB? आर बाय एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, हाँ जी दोस्तों, सो चलिए आगे बात करते हैं। इतना आप सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, अब मैं क्या सर करने जा रहा एनवी हूँ क्या बेटा, था? एनवी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या लिखोगे, एनवी को लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सर वॉल्यूम। एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्या? हाँ, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। एन इज तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? बेटा कितने मोल गैस उस कंटेनर में है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हाँ, है, तो यस आप तो फाइंड कर पाएंगे ना, Na से यस मल्टीप्लाई यस करके, राइट। कोई यस। दिक्कत? ठीक है, हाँ हो जाएगा। हाँ जी। यस हम्म,
अब बेटा यहाँ पर आपकी कुछ जगह खाली रही होगी, है ना? मैं इस कंटेनर को डिलीट कर रहा हूँ। इस फॉर्मूला के जस्ट आके आपकी कुछ जगह खाली रही होगी, है ना? तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी यूज किया जाता है बेटा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डी रूट 2 पाई डी स्क्वायर, रूट 2 पाई डी स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है ना? दोनों फॉर्मूलाज जो है ये सेम ही है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है ये इंटर रिलेटेड है। तो एक फॉर्मूला आपको ये फर्स्ट वाला याद रखना है, एक आपको ये सेकंड वाला याद रखना है, ठीक है? और बस ये जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था, सॉरी ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, इसका एक और फॉर्म है जो आपको के की फॉर्म में भी कहीं-कहीं मिलता है, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में। तो वो और हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूलाज ही आपको याद रखने हैं, इनके डेरिवेशन पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मतलब कोई मतलब नहीं है ना? कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है? आपको बस ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए क्योंकि आपको कहीं ऑप्शन में लिखे मिल गए तो आपको मार्क करना पड़ेगा। बाकी इन पर क्वेश्चंस आपको नहीं मिले, ठीक? समझ पाए? तो बेटा यहाँ से क्या डिराइव हुआ है बेटा कि ये जो एनवी है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू जो है पी अपॉन के लिख सकते हो, पी अपॉन के लिख सकते हो, ठीक है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में जो के लिखते हैं वो स्मॉल के लिखते हैं, कैपिटल के मत लिखिएगा, स्मॉल के। ओके, इतना नोट किया? कोई प्रॉब्लम? So 1 second. सर आपने Hence, ऊपर लिखा है KB is equal to R upon के बी इजिकल्स टू आर अपॉन एन ए, ये रिलेशन होता है, पर ये अभी आपको नहीं लिखना है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, है ना? नहीं लिखना है, यही लिखना है आपको बस, ठीक है? अच्छा बेटा ये, हाँ, ऊपर एनवी वाला जो फॉर्मूला लिखा है, ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना, इस वाले फॉर्मूला में यदि मैं वैल्यू रख लूं तो क्या मिलेगा अपने को? केटी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? रूट 2 पाई डी स्क्वायर और यहाँ पर प्रेशर पी, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? इज इट फाइन? बच्चों समझ आया? Yes, sir. Yes, Good. sir. तो आपको एक ये फॉर्मूला और मिला है जो आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक है? सर लैम्बडा जो है वो मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस है ना? हाँ बेटा, मतलब मीन फ्री पाथ अपने आप में एक डिस्टेंस ही होती है, ठीक है ना? मीन फ्री पाथ अपने आप में एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, ठीक है? बट देखो, अब ये मीन फ्री पाथ को जो फॉलो करने की जो फॉर्मूला है, ये आपको, इसके लिए आपको क्या लिखना है बेटा? प्रेशर, पी क्या है? प्रेशर, है ना? कंफ्यूज मत हो जाना, पी इज प्रेशर। ऊपर जो लिखा था वो क्या था? ये रॉ था, डेंसिटी था, ठीक है? केबी क्या है बेटा? केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो लिख लेना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है? BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है? टी क्या है बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन, बच्चों डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, पाई तो आपको पता ही है, डी भी आपको पता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आया? बस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? तो बेटा ये वाला, कौन सा? ये वाला, इस पर 5 स्टार कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला है जिस पर मैंने 5 स्टार डाले हैं, बाकी दोनों इज ओके, ठीक है? जस्ट रिमेम्बर। क्या सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है?
यस सर आ रही है। यस, क्लियर बच्चों? अच्छा, कहीं पर आपको आर की फॉर्म में फॉर्मूला दे रखा हो तो एक बात याद रखना, वैसे मैं आगे जाके लिखाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, जो गैस कांस्टेंट है ना, तो इसको आप क्या, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन दोनों में आप क्या रिलेशन लिख सकते हो, यहाँ पर इसको हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो जहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उस जगह पर आप आर एन लिख सकते हो, आपका ये फॉर्मूला गैस कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी इतना दिक्कत नहीं है, अभी आप बस ये 3 फॉर्मूलाज याद रखो, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो बच्चों जल्दी से इसको, फिर हम लोग 6 नंबर के पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है? बच्चों मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए वैलिड है, तो इसलिए हम लोग मतलब हम लोगों को ये जो है जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्मूला लिखा मिलेगा कहीं पर, ठीक है? यदि क्वेश्चन भी आता है इसके बेस, इस पर बेस, तो सारा डाटा आपको गिवन होगा, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है, ठीक है? क्लियर? ओवर? नोटेड ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, पॉइंट sir. नंबर 6 बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब जब हम किसी मॉलिक्यूल की मोशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम नहीं भूल सकते। न्यूटन के लॉज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोलिजन होती है तो क्या होता है बेटा, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जैसे इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? तो उस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, न्यूटन के लॉ तो फॉलो करने ही है, ठीक है? तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 6। और लास्ट, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यानी कि बेटा पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि उन पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। इज इट फाइन? किसी को कोई दिक्कत? नहीं गुड। तो ये 6 और 7 सर नंबर पॉइंट भी न्यूटन आप ने लिख लीजिए। सर हाँ न्यूटन ने थर्मल फिजिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था क्या? बेटा मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर न्यूटन ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, हर जगह, है ना? सारे पार्ट फिजिक्स के जितना भी ब्रांचेस है सब जगह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ही है, ठीक है? आपको पता है वो एक पार्ट मॉडर्न बच फिजिक्स रहा में नहीं दिया था, था। ऑप्टिक्स वाला पार्ट बच रहा था, है ना? ऑप्टिक्स वाला पार्ट बच रहा था, वहां पे भी न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला दे दिया, याद है? सर वो न्यूटन्स फॉर्मूला F1 F2 सेम है तो फिर XY F1 यस, सर। सर मॉडर्न बिल्कुल। फिजिक्स में नहीं दिया। हाँ देखो वहां पर भी कुछ मिल जाए, क्या पता, देखना, है ठीक है? वहाँ। सर उसी के बोलने मतलब से जब ऊपर पढ़ोगे तब पता फाइंड है चलेगा। वो। अच्छा ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि न्यूटन ने हर जगह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिया ही है। तो बेसिकली ये यहाँ तक तो आपका हो गया है ना, कंप्लीट है? हाँ Yes. हो गया। दैट्स ऑल। ये ऑल 7 पॉइंट्स आपने लिख लिया, तो ये अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन थे, और इन्हीं अजम्पशन के बेसिस पर हम लोग बाकी की सारी चीजें समझेंगे। सो अब चलिए सर आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ एक बेटा। सेकंड बस ऊपर करिए ना। हाँ हाँ बस। यस सर कंटिन्यू। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट में प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, कैसे आता है, उस चीज को डराइव करने जा रहा हूँ। वैसे इसका डेरिवेशन आपके लिए मतलब आपको कहीं यूज तो नहीं करना पड़ेगा, बट एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है, ठीक है? एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है कि हाँ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिखवा देता और छोड़ देता, ठीक है? इन यहाँ पर हम लोगों को अभी डेरिवेशन देखना है।
डेरिवेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, इन अजम्पशन को किस तरह से लोगों ने यूज किया है वो यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो ये अजम्पशन हमने क्यों माने हैं आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। या सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, जल्दी से, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, ये हेडिंग है नेक्स्ट। अब बेटा प्रेशर ऑफ गैस को समझाने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर कंसीडर करेंगे। लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में हम लोग ले लेते हैं, क्यूबिकल कंटेनर है ना, सो वी जस्ट नीड टू कंसीडर अ क्यूबिकल। क्यों? ओह, तो बड़ा हो गया। ओह नो, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, चलो ठीक है। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर करते हैं, और उस क्यूबिकल कंटेनर को लेकर हम लोग यदि बात करें, ये क्यों नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, ऊपर वाली जो भी स्लाइड है इसमें किसी को कुछ लिखना बाकी तो नहीं रहा? यस वो सर। सबका कंप्लीट है ना? ठीक है, यस। मैं एक नई स्लाइड लेकर आगे बढ़ता हूँ, so that will be better, ताकि यहाँ से ओके बच्चों, सो यहाँ पर हम लोग हेडिंग ले लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ एक क्यूबिकल कंटेनर, और इस क्यूबिकल कंटेनर में वैसे तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, वैसे तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ कुछ गैस मॉलिक्यूल्स की ही मतलब एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पर हम पूरा डेरिवेशन कर लेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। तो उसके लिए मुझे कुछ नेम्स कंसीडर करने पड़ेंगे सारे कॉर्नर्स के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी, और इसको ले लेता हूँ डी, और फिर यहाँ से शुरू करते हैं ई एफ, और ये जी, और ये एच, ठीक है। मैं एक गैस मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, लेट से दिस इज द गैस मॉलिक्यूल, इसको येलो कलर में ले लेते हैं, और ये कंटेनर के अंदर है ना, वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब जैसे हमने बोला था कि गैस के मॉलिक्यूल जो मोशन होती है वो कंप्लीटली रैंडम होती है, तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूँ तो बेटा आप क्या करो, इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले लो, इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन ले लो, और जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है उसको जेड डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो अब एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होगी, तो मैंने उसको v1 कंसीडर कर लिया। तो बेटा यदि ये v1 वेलोसिटी है तो x डायरेक्शन में v1 का x कंपोनेंट, y डायरेक्शन में v1 का y कंपोनेंट, z डायरेक्शन में v1 का z कंपोनेंट। कैन आई से यस। यस? ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट द गैस इज एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है। तो ये क्या है, गैस इज contained या closed in a, लिखो, gas is closed in a, फिगर बनाना सर। हाँ बेटा बिल्कुल बनाना है, in a cubical container, cubical container, एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसके अंदर गैस क्लोज्ड है, ठीक है, यानी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल
at an instant is v1, मतलब किसी इंस्टेंट पर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले ली तो वो कितनी है बेटा v1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि v1 का मतलब होता है vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप प्लस vz1 k कैप। एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए तो हम ये बोल सकते हैं कि v1 का स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। करेक्ट? ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस चीज में? नो सर। नो। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ कि मुझे गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है ना कंटेनर में, मतलब उस गैस का प्रेशर कितना है। तो गैस का प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर की वॉल पर जितना प्रेशर लगाया वही उस गैस का प्रेशर होगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ बेटा कि ये जो वॉल आपको दिख रही है इस तरफ, जिसको मैंने क्या किया है, ये लाइंस बनाई है यहाँ पर। तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये पीछे वाली सरफेस, ये जो दिख रही है आपको AEHD, इस सरफेस से अभी मॉलिक्यूल की टक्कर हुई है, और टक्कर होने के बाद यानी कि कोलिजन हुई है, और कोलिजन होने के बाद ये यहाँ से चलना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, और ऑब्वियसली बेटा पूरे रास्ते में बहुत सारी ये कोलिजन करता जाएगा, कोलिजन करता जाएगा, और फाइनली ये इस सरफेस तक पहुंचेगा, BCGF तक पहुंचेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचेगा, और यहाँ से ये कोलिजन करके बहुत सारी कोलिजन बीच में भी करता जाएगा, और फाइनली फिर से इसी सरफेस AEHD तक पहुंचेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? मोशन यहाँ से बहुत सारी कोलिजन होती जा रही है, बट फाइनली ये इस सरफेस तक पहुंचा, यहाँ कोलिजन करके फिर से इसी सरफेस तक ये पहुंचा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस सरफेस AEHD से दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन फ्रॉम दिस वॉल, है ना? तो यहां से यहां तक ये कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है? L जाने का और L आने का, है ना? बीच में और भी है, लेकिन 12। मेन पाथ इतना है। हेलो सर डिस्प्लेसमेंट तो एल होगा ना? बेटा, वैसे देखा जाए, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, जाके फिर से आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। कितना हो गया? 0। जीरो, हाँ। हाँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बेटा कि इस जगह से स्टार्ट किया, उसने बहुत सारी ये पूरा रैंडमली मोशन करता हुआ गया और यहाँ पहुंचा, यहाँ से टकरा के फिर से रैंडमली मोशन करता हुआ फिर से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यस सर। यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, एक्स डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये पूछा गया। तो एक्स डायरेक्शन में पहले वो L गया और L वापस आया। समझ में आया? ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। आर यू गेटिंग? यस यस सर। सर। यस, यस सर। सिर्फ एक्स डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो L गया और L वापस आया, मतलब टोटल 2L चला, है ना? इस वॉल से कोलिजन करके गया था, L डिस्टेंस ट्रैवल की, सामने वाली से कोलिजन करके फिर से इसी को कोलिजन करने आ गया। तो मतलब फ्रॉम द सेम वॉल टू कोलिजन करने के लिए, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा? तो ये मीन डिस्टेंस L ट्रैवल की डिवाइड बाय इसकी जो भी मीन वेलोसिटी रही होगी in x direction. Can I say yes? Yes, कोई sir. आपसे पूछे इस कितना टाइम लगा, आप बोलोगे कि इस डायरेक्शन में इसकी एक मीन वेलोसिटी है, उसको मैंने vx बोला। क्या बोला? vx। तो vx वेलोसिटी, जो मीन डिस्टेंस ट्रैवल की वो L ट्रैवल की, है ना? आई बात समझ? और वापस L वापस भी आया, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा इसको? तो 2L अपॉन vx। कैन वी राइट इट लाइक दिस? ओके, सर ये VX एक जो फिक्स टाइम नहीं है बेटा, ये एक मीन टाइम है, और ये vx भी है बेटा, ये मीन वेलोसिटी है एक तरह की। समझ रहे हो? मतलब x डायरेक्शन में उसकी मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग? ओके बच्चों, एक्चुअली मुझे यहाँ पर मैंने जो इसको इंस्टेंटेनियस लिखा है ना, इसको मुझे एक तरह से यहाँ पर एवरेज ही डाल देना चाहिए था, राइट? इलास्टिक कोलिजन है, सब कुछ ठीक है, या तो एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वेलोसिटी v1 है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने एक समझाया है ना, ये किसी एक मॉलिक्यूल के लिए समझाया है, हम आगे बात करेंगे, आपको समझ आएगा, डोंट वरी। बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इतना जो कुछ भी है ये क्लियर है? ओके,
वो 2l/v वाला मैं वापस समझाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है, तो उसके हम कंपोनेंट्स कैसे ले सकते हैं, vx1 vy1 vz1, इस तरह से, है ना। ओके दोस्तों, क्या मैं ऐसा बोल सकता यस हूँ? सर। यस चलिए, सर। ठीक है। तो बेटा अब ये क्या करता है, कहीं पर भी कॉलिजन करेगा तो कॉलिजन करने पर क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं द चेंज इन मोमेंटम of the molecule after one collision with wall BCGF। अब बेटा मैं BCGF ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो डायरेक्शन है कौन सी, एक्स डायरेक्शन है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। यस और नो, एग्री? यस सर। सर। यस, पर हमने बोला क्योंकि था कि जो परपेंडिकुलर, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम चेंज नहीं होता है। बेटा मोमेंटम तो चेंज होता है, लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, राइट। डायरेक्शन, ओके ओके। या डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा। पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है ना। या फिर फोर्स की भी बात करें बेटा, वो क्या होगा, जो परपेंडिकुलरली जो चेंज इन मोमेंटम आया, दैट इज ओनली एक्सर्टिंग द फोर्स, राइट। सर आपने करेक्ट। उसका क्या बोला था फुल? क्या बेटा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये BCGF ये वाली सरफेस है, तो पार्टिकल आता है यहाँ टकराता है, ठीक है। वो किसी एंगल पर टकराया होगा, मुझे उस एंगल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ उसके सरफेस के परपेंडिकुलर मोमेंटम लूंगा। समझ में आया? आई बात समझ? तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको डेल्टा पी एक्स लिखते हैं, तो डेल्टा पी एक्स, तो वो कितना आएगा, इसको मैं m इसको 1 लगा लो, चलो, तो ये vx1 यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस mvx1, है ना। तो यहाँ पर ये आपको कितना मिल गया, 2mvx1। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सर ऐसे ही y और z के लिए भी मिलेगा। हाँ, लेकिन y और z के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक पर्टिकुलर वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, y और z पे भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आपको उनको कंसीडर करने की, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस इससे सर। ही सारा डराइव हो जाएगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन से सारा डराइव हो जाएगा। ओके, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। द टाइम टेकन द टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव impacts on the wall BCGF is equals to, अब देखो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर यदि हम बात करें, मैंने आपको बोला था कि पहले मैंने पीछे वाली वॉल से कंसीडर किया है ना। अभी देखो ये वॉल है BCGF, ठीक है, BCGF, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली वॉल कौन सी है बेटा, ADEH, ठीक है, या ADHE जो भी है। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, वैसे तो रैंडम मोशन करते जा रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टाइम फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या ले लूंगा बेटा, मैं ले लूंगा कि एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो। आर यू गेटिंग? तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने ले लिया कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, L, और वो वापस पे आएगा तो L, है ना। तो ये BCGF से शुरू कर रहा है, यहाँ कॉलिजन करके गया है, यहाँ जाके वापस यहाँ तक आया, तो L प्लस L टोटल 2L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल, और डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टेकन, सॉरी वेलोसिटी, मतलब टाइम टेकन फाइंड करना है ना, तो वेलोसिटी। तो बेसिकली इसको वहां जाके वापस आने में जो टाइम लगा, तो वो कितना लगेगा, 2L, और जो
वेलोसिटी है उसको हम vx1 बोल सकते हैं। ओके, देखो बेटा सुनो, आपके पास एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी तो पता नहीं है ना, आपको एग्जैक्टली तो उसकी वेलोसिटी पता नहीं है, आप सिर्फ ये मान रहे हो कि एक ही मॉलिक्यूल है और वो v1 वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। और हमने कुछ कोलिजन वगैरह अभी कुछ कंसीडर नहीं की, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि जो उसकी एक वेलोसिटी v1 है वो यहाँ से यहाँ तक एक मिनट, या BCGF यहाँ से कॉलिजन करता है, कहाँ से? BCGF से स्टार्ट करता है, यहाँ पर कॉलिजन कर चुका है, कॉलिजन के बाद ये यहाँ से स्टार्ट करता है, सामने जाता है, टकरा के वापस यहाँ आता है। तो बेटा BCGF से 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, BCGF से 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन इसको करनी है, तो कितना टाइम लगेगा? सामने वाली वॉल पर जाकर वापस आने जितना टाइम, यानी कि 2L डिस्टेंस, और कितनी स्पीड? तो Vx स्पीड, तो 2L अपॉन Vx। क्या आपको ये बात समझ आई? हेलो? यस सर। यस बेटा, देखो ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, कुछ भी मतलब एग्जैक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना, सिर्फ एक समझने का तरीका है। ओके, आई बात समझ? इसलिए हम Yes, लोग sir. बोल सकते हैं, या हेंस फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? क्लियर? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि hence rate of change of momentum, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स exerted by the molecule on the wall, exerted by the molecule on the wall, by the molecule on the wall, मतलब ये एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि अरे वो तो होता है डेल्टा पी, x1 लिख लेते हैं इसके लिए, और जो भी टाइम इसको लग रहा है तो वो टाइम डेल्टा ही डाल देते हैं, ठीक है। तो 2mvx1 डिवाइड बाय 2l, और यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो vx1, तो बेसिकली आपको मिल गया ये कितना, mvx स्क्वायर अपॉन l, है ना, mvx1 स्क्वायर अपॉन l। ठीक है बच्चों, फाइन। तो बेटा ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ, तो वहां तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से कितना होगा, तो सबको आप ऐड कर लोगे, सब सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जितना भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आई बात समझ? ठीक है। हेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, तो n मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसकी बात करें तो उसको आप लिख सकते हैं Fx, सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा सबका सबका सम। तो m मास सबका कॉमन है, मास तो सबका सेम है ना, तो vx1 स्क्वायर अपॉन l प्लस vx mvx2 स्क्वायर अपॉन l, so on m vxn स्क्वायर अपॉन l। गॉट इट? इन सब में m और l तो कॉमन है, vx1 vx2 vx ये जो है वो डिफरेंट मानी है हमने, ठीक है। डिफरेंट क्या है, मतलब यहाँ के लिए डिफरेंट है, और वो क्यों सेम है तो वो हमने उसके लिए अजम्पशन लिया था ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? यस? सर वो hence force exerted by n molecule Fx है ना? हाँ बेटा, ये एफएक्स है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस एफएक्स को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इन सब में m, ये रहा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्यों ना हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना बच्चों? यस? नहीं क्योंकि सर। स्मॉल n से कई बार मतलब हम डेंसिटी, नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बेटा इसको कैपिटल N रिप्रेजेंट कर लो, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो ओके कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। ओके, तो
अब यहाँ पर m/l और इसको हम लिख सकते हैं vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर सो ऑन vxn स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल एन है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन लिख लिया मैंने। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। नो। और हमने अजम्पशन में लिया था फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो अजम्पशन है कि सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं और उनकी मोशन कंप्लीटली रैंडम है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या ले लोगे, सबकी वेलोसिटीज को सेम ले लोगे। ओके, और ये जो वेलोसिटी है वो एक तरह की मीन वेलोसिटी है, तो आप इसको बोल सकते हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि सब वेलोसिटीज के स्क्वायर का सम है। यस और नो? मेरी बात यस समझ सर। पा रहे हो? तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि n मॉलिक्यूल है ना, तो आप एक काम कीजिए, कैपिटल N से मल्टीप्लाई कीजिए और कैपिटल N से डिवाइड भी कर दीजिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? Yes. px n का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ऐसा करूँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता, राइट? क्या मैं इसको, देखो आपने क्या किया, हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितनी भी वेलोसिटी की टर्म्स थी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लिया। इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गॉट इट? अब इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, vx और इसका स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आया? तो ये x डायरेक्शन के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। ठीक है, here is the x component of, या फिर इसको लिख सकते हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, स्क्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो इसी तरह से y डायरेक्शन का कंपोनेंट भी होता है और z डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होता है, राइट? और वो क्या होता है, तो हम लोग मोशन को कंप्लीटली रैंडम मान रहे हैं, है ना? तो रैंडम मोशन के लिए आप क्या बोलोगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन सारी डायरेक्शन में सेम है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम सर लिख एक सकते डाउट हैं, है ना कि जो आपने हाँ ब्रेसेस में मतलब ब्रैकेट्स में लिखा है ना कि vx हाँ स्क्वायर vx द होल स्क्वायर, हाँ, तो वो मतलब लेस देन मतलब ग्रेटर देन mn/l है क्या ऐसा? बेटा वो एक मिनट, mn/l से तो कोई लेना देना, ये लेस देन ग्रेटर देन नहीं है बेटा। ये आपको पता है किसी भी ब्रैकेट को ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब ये मीन को शो करता है। ये अच्छा मीन या फिर वीके से या फिर एवरेज को शो करता है ये ब्रैकेट। ओके, ओके सर। ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है बेटा, ये मीन को शो करता है। इसकी जगह आप बार भी लगा सकते हो, इसकी जगह आप बार भी लगा सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बट क्या है कि वो एवरेज वेलोसिटी भी आता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, इसीलिए हम लोग इसको इस सर ब्रैकेट तो से इसको रिप्रेजेंट। RMS लिख सकते हैं, VRMS। नहीं बेट, आप इसको, ये सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, VRMS का स्क्वायर बोल सकते हो भले इसको, है ना? बट वो यस सर। बेटा टर्म अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। यदि आप इसके ऊपर रूट लगा लेते हो, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट, क्या लिखेंगे बेटा? हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव, ये अजम्पशन था हमारा, है ना, डू नॉट हैव एनी preferred direction of motion, preferred direction of motion, direction of motion। तो बेटा मोशन की कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम बोल देते हैं कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू vz स्क्वायर। आर यू गेटिंग? ओके दोस्तों, यस सर। या तो कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कभी मूव कर रहा है, कभी वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कभी बीच में कहीं। तो ऐसे में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की जो मीन वेलोसिटीज हैं
एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो भी मीन वेलोसिटीज है वो इक्वल है, ठीक है। तो सब कंसीडर कर लेते हैं। तो यदि मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ तो हमने शुरुआत में एक चीज लिखी थी क्या, कि जो टोटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी, ये रही वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, है ना। यस, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीनों के सम के बराबर लिख सकते हैं। हेंस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये कंप्लीट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की मीन वेलोसिटी है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और हमें पता है ये तीनों इक्वल है, तो क्या मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता। बोलिए दोस्तों। यस सर। और इसका मतलब जहां पर भी एक्स डायरेक्शन की मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको मैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी बाय 3 लिख सकता हूं। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से, प्रॉब्लम नो तो होगी क्योंकि इस चीज को समझने में तकलीफ आती है बेटा। बेटा ये अजम्पशंस हैं तो हमें कंसीडर करने ही पड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते चाहे हम लोग इससे एग्री हो या ना हो, ठीक है। सर हम इससे प्रेशर कैसे निकालेंगे? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उस तक पहुंच जाएंगे। फोर्स हमने फाइंड किया है ना। ये रहा फोर्स एम एन वी एक्स स्क्वायर। अब वी एक्स स्क्वायर को क्या मैं वी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब टोटल वेलोसिटी फॉर्म, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हेंस सब बात एफ, चली हो जाती है। हाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एन, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3L। इज इट फाइन बच्चा लोगों। बेटा Yes, ये sir. जो v है ये सारे स्मॉल v लिखने हैं आपको, है ना। ये वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी के लिए हम लोग स्मॉल v यूज करते हैं ना बेटा, आपको सारे स्मॉल v ही यूज करने हैं। वॉल्यूम जब आएगा उसके लिए कैपिटल v यूज करेंगे, ठीक है ना। बेटा इतने में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, नो। अच्छा नो बेटा एक और बात बताइए, ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल मास ऑफ गैस मिलेगा। ये यस सर मिल सकता। यस, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें गिवन है, तो टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा। तो आप इसको टोटल मास ऑफ गैस लिख लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक और चीज, ऊपर ये एम एन अपॉन एल सब कुछ ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 3 आ गया और यहाँ पर ये वी स्क्वायर हो गया। अब प्रेशर की बात करें, हेंस प्रेशर क्या होता है, So there should be L in the denominator now. या एल रह गया है सर ना, n हाँ क्यों एल निकाल रह दिया? गया, या हाँ जी बेटा सर क्या बोल रहे हो, n क्यों निकाल दिया? क्या हुआ बेटा। n क्यों निकाल दिया? बेटा यहाँ टेल पर देम द मास वॉल्यूम कैपिटल ऑफ M इज Oh, इक्वल्स टू okay. Ah, एन yes, yes, इंटू स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस, yes, yes. ठीक है, मास ऑफ गैस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ। सो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर ऑन BCGF, इस वॉल पर कितना प्रेशर है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज Px इज इक्वल्स टू Fx अपॉन एरिया ऑफ BCGF, यस और नो। फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और एरिया कितना होता है एल स्क्वायर होता है ना, तो Fx अपॉन एल स्क्वायर आप कर लोगे। यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखते हो तो आपको कितना मिलता है M अपॉन 3 L क्यूब बन जाता है ये, और यहाँ पर
v स्क्वायर हो जाता है। और इस L क्यूब को आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम यदि आप इसको लिखते हैं तो मास से डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल V, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। या और ये चीज क्या है बेटा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, रुको रुको रुको, यहाँ पर बेटा ये चीज क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है ना। एनी हाउ लास्ट में लिखते हैं इस चीज को, तो यहाँ आप बीच में डालने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी कर लो, लास्ट में हम एक साथ लिखेंगे। ओके थोड़ा छोटा करके एक बार पूरा दिखा सकते हो? हाँ जी, यस बेटा दिखाता हूँ, है ना। तो ये अपना जो फॉर्मूला है, इसकी भी अभी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करेंगे ना बेटा। मास बाय वॉल्यूम का आप डेंसिटी लिख सकते हैं ना, इसलिए मैं फाइनल फॉर्मूला की में लिखता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है बेटा। एनी हाउ प्रेशर की बात करें तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कुछ नहीं होता। यस, प्रेशर तो प्रेशर है, उसके लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर प्रेशर की बात करें तो सभी दिशा से, सभी डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगता है। यस और नो। प्रेशर की प्रॉपर्टी पता है आपको, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और सारी डायरेक्शन से क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल ही लगता है एक पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि तरफ ज्यादा और तरफ कम। यदि पॉइंट मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो, या फिर फ्लो नहीं कर रहा हो तो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक वॉल पर प्रेशर बोल रहे हैं तो बेटा वॉल तो रेस्ट में है, और उस वॉल पर जो प्रेशर है वो ये लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 1/3 रॉ V स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं लिख लेता हूँ कौन सी चीज क्या है। ठीक है, M इज मास ऑफ गैस। यहाँ पर बात करें कैपिटल V की तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम गैस। यस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें बेटा, ये चीज क्या है, ये है मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रॉ जो है वो है डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, पी क्या चीज है बेटा, प्रेशर है ना। ओके, मैं इस चीज को छोटा करता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं। बेटा कहाँ से दिखाऊं, देखो ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है ना, सिर्फ एक बार समझने के लिए, वन टाइम यूज ओनली। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जेई एडवांस देते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का कोई डेरिवेशन दे दिया तो आपको बीच में स्टेप्स भी पिक करनी हो सकती है, तो वो चीज आपको समझ में तो आनी चाहिए कम से कम। तो वो डेरिवेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, डेरिवेशन बेस्ड नहीं पूछेंगे, वो आपको इस तरह का पूरा डेरिवेशन दे देंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि व्हाट इज द मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो आपको बीच में से फॉर्मूला या फिर वो पर्टिकुलर एक दो स्टेप्स आपको पिक करके वहां से आपको वैल्यूज रख के निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। like passage based questions. यस बेटा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो पैसेज में डेरिवेशन दे देंगे और फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर यस देंगे। बेटा, बिल्कुल यस। ठीक है ना, तो ये चीज आपने सबने लिख ली थी। यदि जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इतना ले लिया स्क्रीनशॉट। Yes, sir. गुड, चलिए नेक्स्ट यहाँ से। सर आज इतना ही है ना? ओह टाइम हो गया। यस बेटा, मतलब इसका एक दो फॉर्मूलाज और लिख लेते हैं, हो गया है ऑलमोस्ट कम। ठीक है, ताकि प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस वाला पार्ट खत्म हो जाए ना। तो जस्ट आपकी क्लास कितनी बजे स्टार्ट होगी नेक्स्ट? 7:15। 7:15। ओके, तो मैं 2-3 मिनट्स और लूंगा आपके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट इस ले लीजिए जल्दी से।
Done? Yes. Okay. Next, this one. Done. Done, ओके sir. बच्चों, तो इस वाले फॉर्मूला पर, इस पर और इस पर 3 स्टार डालना, ऊपर वाले पर 2 रहे तो कोई बात नहीं, मतलब वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो आप इंग्लिश वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाला फॉर्मूला आप एक बार भूल भी जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला डेंसिटी वाला जरूर याद रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बात कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करें? गैस की काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम और यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड। और ये किस टाइप की है बेटा? यहाँ पर लिख लेना ट्रांसलेशनल। कैसी? ट्रांसलेशनल, मतलब यहाँ पर रोटेशन वगैरह को कंसीडर नहीं किया है हमने, सिर्फ उसकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मोशन को देखा है, यानी कि सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को देखा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हम लोग इसको डेंसिटी की फॉर्म में इन सब में लिख ही सकते हैं। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होती है? पता है। PV is equals to nRT, सबको पता है ना? PV is Yes, equals sir. to nRT। ओके। अच्छा बच्चों, आपके पास प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर स्पीड वो आपके पास है ना? राइट? क्या आप उसको कन्वर्ट हाँ कर सर। सकते हैं? क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या मुझे Yes. यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में इसको फाइंड करना है? क्या मैं कर सकता हूँ इसको? आप एक काम कीजिए, ऊपर हमने जो निकाला था ये वाला, कहा गया प्रेशर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए, है ना। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? पीवी की वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है? एम Square by 3. या ये मिल रही है ना। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 3 पीवी। तो या एम वी स्क्वायर की जगह क्या मैं 3 पीवी लिख सकता हूँ? Yes. है ना। तो आप लोगों को अभी ये आइडियल गैस इक्वेशन को बीच में चलो अभी नहीं डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे, अभी डायरेक्टली लिख लेते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। हमने ऊपर वाला फॉर्मूला जो था हमारा प्रेशर का वहां से निकाला। ये वी क्या है बेटा? दिस वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना। और पी इज प्रेशर, तो पी इज प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो यूज कर लीजिए इसको, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 एन आर टी। कैन वी डू दिस? Yes. यस, ओके। बट बेटा इस पर डब्बा मत लगाइएगा, ऊपर वाले पर लगा लीजिए, इस पर डब्बा मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाना है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया? तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस के लिए ही वैलिड है, डाई एटॉमिक वगैरह के लिए क्या करना है वो बाद में। तो ठीक है, लगा लो डब्बा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लगा लो, चलेगा। वो और फॉर्मूलाज वैसे भी आ ही रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में Yes. आया? Yes. ठीक है। Yes, sir. कुछ ओके, और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय ऑल, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Right, sir. Thank you, sir.